हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज़ अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल CBSE सिंप्लीफाइड पर। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो है क्लास 9th मोमेंट्स, जो इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है मोमेंट्स फॉर क्लास 9th, उसका पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। इस बारे में आज ये जो लॉस्ट चाइल्ड है इसके बारे में आज हम कहानी पढ़ेंगे। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ एक मेला घूमने जाता है। और वहाँ पर वो जैसे आमतौर पर होता है कि बच्चों जब भी किसी मेले या ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो बहुत ही उत्साहित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और जितनी भी चीज़ें वो वहाँ पर देखते हैं या फिर जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं उनको देखकर बड़ा खुश होते हैं। और ख़ासकर बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं कि उनको लगभग वो हर चीज़ वहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं, हर चीज़ वहाँ से लेना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पेरेंट्स जानते हैं कौन सी चीज़ बच्चों के लिए ठीक है या कौन सी चीज़ बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वो बच्चों की हर जिद को पूरा नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है पेरेंट्स को वही करते हैं। और हालांकि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि बच्चों को तो ये लगता है कि इस मेले में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब की सब वो खरीद ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। और अंत में इस स्टोरी में होता क्या है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, खो जाता है। और खोने के बाद वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें घटनाक्रम होते हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स आगे होते हैं, उन सब के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। जो ये कहानी है उसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हुए हैं, उनकी लिखी हुई कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले जो ये रेड में लिखा हुआ है, ये कहानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। वो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें या जितनी भी मिठाइयाँ, जितने भी खिलौने उस मेले में उसको दिखाई पड़ते हैं, उनको देखकर बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, उत्साहित है और सभी चीज़ों को वो वहाँ पर ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी हर इच्छा को पूरा नहीं करते। एंड वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। तो क्या होता है कि जब वो बच्चा खो जाता है तो उस खोए बच्चे को एक आदमी मिलता है, एक आदमी उस बच्चे के पास आता है और वो आदमी उस बच्चे को उन सभी दुकानों पर ले जाता है जहाँ पर वो पहले गया हुआ था और उससे कहता है कि वो सारी चीज़ें उसके लिए खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चा उनको खरीदने के लिए मना कर देता है। क्यों मना कर देता है ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ये कौन सा मौसम है? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो मौसम है, कहा जाता है कि फरवरी और मार्च के जो बीच का महीना है वो स्प्रिंग का सीज़न होता है। तो स्प्रिंग का सीज़न है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली का मतलब हैप्पी, क्लैड का मतलब भीड़ भाड़, ह्यूमैनिटी का मतलब भीड़ भाड़, आदमियों की भीड़, और क्लैड का मतलब कवर्ड। एलीज और लेन्स का मतलब होता है पतली पतली गलियां। तो वहाँ की जो उस जिस भी शहर में, जिस भी गांव में या जो भी टाउन है जहाँ पर ये मेला लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारी भीड़, ऐसा लगता था पता नहीं किन किन गलियों से, किन की छोटी छोटी गलियों से निकलकर एक भीड़ चली आ रही है। और वो भीड़ कैसी है? गेली है, मतलब बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट एंड बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार हैं, कुछ किसी जैसे कि बैम्बू और बुलक कार्ट, किसी बुलक कार्ट जैसे भैंसा गाड़ी होती है जिनसे कोई जानवर को गाड़ी में लगाकर उस गाड़ी को खींचा जाता है, तो कुछ लोग इस तरह की गाड़ी में बैठे हुए हैं। वो लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा भी उस मेले में आया, वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने पैरों, जो उसके फादर हैं उनके पैरों के बीच में से निकल कर इधर से उधर भाग रहा है। एंड इज ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। Come child come, called his parents, but he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Lag behind का मतलब होता है पीछे रह जाना। जैसे आप किसी के साथ चल रहे हैं और कोई आपके से आगे निकल गया और आप पीछे रह गए, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है
मेले में जो जो भी चीज़ को दिखाई पड़ती, जो भी, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो टॉय शॉप हो, खिलौनों की दुकान हो, तो जब भी वो कोई खिलौने की दुकान दिखती तो वहाँ पर रुक जाता था। माता पिता उससे आगे निकल जाते थे, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते थे, बेटे आगे आओ, चलो हमारे साथ चलो, लेकिन वो हमेशा हर बार पीछे रह जाता था। क्यों? ही वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन दैट वे, क्योंकि वो उन सब खिलौनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था और बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित भी था। फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित होना भी होता है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। अब जैसे उसने अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ चल देता है। एंड हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर इतने आज्ञाकारी थे कि अपने माँ बाप की आवाज़ सुनकर वो तुरंत उनके पीछे पीछे चल देता है। देखिए, फीट ओबेडियंट नहीं थे, फीट शब्द जो है उस बच्चे के लिए यूज़ किया गया है। तो उसके वो बेसिकली बच्चा वो इतना आज्ञाकारी था कि पेरेंट्स की जब जैसे ही उसने कॉल सुनी कि वो उसको आवाज़ लगा रहे हैं, वो तुरंत पीछे पीछे चल देता था। एंड हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। रिसीड होता है पीछे की तरफ चलना। जैसे अगर आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी गाड़ी या वाहन से जाते हैं तो आप आगे की तरफ चलते हैं और आपको लगता है कि दोनों तरफ जो भी चीज़ें हैं सड़क के दोनों तरफ, वो पीछे की तरफ छूटती चली जा रही हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था तो उसकी आंखें जो किस तरफ थी, उसकी आंखें उन खिलौनों की तरफ थी जो वो उसके पीछे की तरफ छूटते चले जा रहे थे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old and cold stare of the refusal in his eyes. और वो पेरेंट्स आगे जाकर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए उस बच्चे का वेट करने के लिए। तो जब बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है तो उस अपने पेरेंट्स को जो उसके मन की जो इच्छा होती है उसको वो रोक नहीं पाता है, और उसको अच्छी तरह पता होता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड एंड कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूजल इन देयर आइज। और ये अच्छी तरह जानता है, बेटा वो बच्चा अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से कुछ कहूँगा कि मुझे एक खिलौना दिलवा दो या कोई मुझे मिठाई दिलवा दो, तो वो निश्चित रूप से उस चीज़ के लिए मना कर देंगे। फिर भी वो एक बार कोशिश करके देखता है और कहता है क्या, आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लीडेड, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर tyrant ways. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, look child, what is before you. अब जैसे ही वो बच्चा कहता है अपने पापा से कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, और पापा उसके गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। उनका शायद नेचर ही ऐसा था कि वो हर बच्चे की कोई भी जिद को ऐसा पूरा नहीं करते थे, लेकिन इसको जो मदर थी, शी वॉज मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। उसकी मदर थी, उनका जो नेचर था थोड़ा सा सॉफ्ट था। आमतौर पर जो माएँ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनका जो नेचर होता है अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है। तो मदर तो इतनी वो सख्त, इतनी रिजिड नहीं थी। तो वो उस बच्चे को अपनी उंगली देती हैं पकड़ने के लिए, मेरी उंगली पकड़ो और देखो, लुक व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन ईवी लैंड। सामने देखा तो एक मस्टर्ड, सरसों का एक बहुत बड़ा खेत था। एंड इट वॉज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा लगता था ये बिल्कुल सुनहरा, क्योंकि सरसों के फूलों का रंग पीला होता है। और वो बहुत बड़े एरिया में, माइल्स एंड माइल्स ऑफ ईवी लैंड, कई मील दूर तक फैला हुआ वो सरसों का खेत था। और उस सरसों का खेत का कलर कैसा था, इट वॉज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। ऐसा लगता था इतना पीला था रंग वो, जैसे कि पिघला हुआ सोना। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। और साथ ही साथ उसने क्या देखा कि एक ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, एक तरह का एक इंसेक्ट होता है, फ्लाइंग इंसेक्ट होता है। वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, वो भी अपने पर्पल विंग्स को दिखाता हुआ, और वो उस एरिया में, उस फील्ड में ऊपर सारे चक्कर लगा रहा था। गाउडी का मतलब होता है प्राउडी, जिसको कहते हैं दिखावा करना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। और उसी ग्रुप में जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, उसी ग्रुप के में बीच में एक छोटी सी काले रंग की मधुमक्खी थी, या कहीं कहीं पर एक कोई बटरफ्लाई दिख जाती थी। वो वहाँ पर जो ये 3-4 तरह के इंसेक्ट थे, उनके ग्रुप्स वहाँ पर उस फील्ड में, उस सरसों के फील्ड में ऊपर मंडरा रहे थे। किस लिए? इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। क्योंकि देखो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, हनी बी हो गया, इस तरह के ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, ये क्या करते हैं, फूलों से उनका जो स्वीटनेस होती है, जो रस होता है, वो उसको इकट्ठा करते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब वो बच्चा
उस खेत में उनके पीछे चला जाता है। किनके पीछे? जो ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज का ग्रुप था जो हवा में वहाँ उड़ रहा था, उनके पीछे देखता वो चला जाता है। और क्या करता है? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। जैसे ही कोई ड्रैगन फ्लाई या कोई मधुमक्खी या कोई बटरफ्लाई वहाँ पर रुककर थोड़ी देर बैठकर आराम करती थी, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वो क्या करता था? बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन वो इंसेक्ट्स इतने तेज होते हैं, इतने क्विक होते हैं कि जैसे ही वो बच्चा उनकी तरफ पकड़ने के लिए भागता है, तुरंत वो वहाँ से एकदम से उड़ जाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लैप करते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। When he had almost caught it in his hands, जब बिल्कुल वो उनको पकड़ने ही वाला होता है, बच्चों को ऐसा लगता था कि मैंने लगभग इसको पकड़ ही लिया है, उसी तरह समय एकदम से वो बटरफ्लाई होती है या फिर वो ड्रैगन फ्लाई है, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath। तो उसकी माँ एकदम से उस लगभग उसको वार्निंग देते हुए उसको बोलती है कि बेटा वहाँ मत जाओ, खेतों में मत जाओ, उस फील्ड से वहाँ वापस आओ और कम ऑन टू द फुटपाथ, ये जो सड़क बनी हुई है या फुटपाथ बना हुआ चलने के लिए, इस पर वापस आ जाओ। फिर क्या होता है? ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, बीइंग हाउएवर soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब एकदम से बच्चा वो वहाँ से जो मस्टर्ड का फील्ड होता है वहाँ से भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, बड़ा खुश वो वहाँ पर नज़र आता है। एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ द, अब्रेस्ट का मतलब होता है आगे निकल जाना। इस बार क्या होता है? बच्चा अपने पेरेंट्स से भागता हुआ आगे निकल जाता है। हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और चूँकि वो उस मस्टर्ड फील्ड की तरफ बड़ा आकर्षित था और शायद उसके मन में कि ये कहीं ना कोई इरादा था कि उन बटरफ्लाइज को या ड्रैगन फ्लाइज को वो पकड़ना चाहता था। तो पेरेंट्स आगे निकल जाते थे, कभी वो पीछे हो जाता था, कभी वो आगे हो जाते थे, पेरेंट्स पीछे हो जाते थे। और ऐसा किस लिए था? ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब उसने एक चीज़ और देखी कि जिस फुटपाथ पर वो चल रहा था उसके दोनों तरफ छोटे छोटे इंसेक्ट्स और छोटे छोटे कीड़े वो भी बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। क्यों? कि उस दिन का मौसम बहुत अच्छा था, सनशाइन था, धूप खिली हुई थी, हालांकि सर्दियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी थी और मौसम उस दिन बहुत अच्छा था। तो उस मौसम को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो भी बाहर निकल रहे थे अपनी अपनी जगहों से। तो उनको देखकर भी वो बच्चा बड़ा आकर्षित हुआ। फिर क्या होता है? कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। अब बच्चे वो पेरेंट्स क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और एक ग्रोव होता है बड़ा छायादार पेड़, 2-3 एक ऐसा पेड़ों का ग्रुप जिनके नीचे काफ़ी छाया होती है और जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकते हैं। तो उसके पेरेंट्स थोड़ा सा आगे निकल गए, तो एक ग्रोव में वो पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे। एंड हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुआं था उस पेड़ के नीचे, उस कुएं के किनारे वो आराम से वहाँ पर बैठे हुए थे और बच्चे को आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, कि बच्चे तुम अब हमारे पास इधर आ जाओ। एंड ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो बच्चा भागकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। अब क्या होता है? A shower of a young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। अब जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है तो एकदम से क्या होता है कि वो वो पेड़ होता है, उस पेड़ से छोटे छोटे जो फूल होते हैं, जो नए नए फूल होते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अब ये देखकर बच्चा अपने पेरेंट्स को तो भूल जाता है और उनके पीछे भागने लगता है और उन जो फूल ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं या पत्तियां नीचे गिर रही होती हैं, उनको वो कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। डव अपने पता होगा एक वाटर बर्ड है जिसको फाख्ता बोलते हैं। कूइंग बर्ड जो आवाज़ निकालती है, हर पक्षी या हर जानवर की एक स्पेसिफिक आवाज़ होती है और उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करते हैं। जो डव हैं, वाटर बर्ड, वाइट कलर का एक बर्ड होता है जो पानी में या पानी के आसपास रहता है, तो एकदम से उसको उस बर्ड की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ एकदम से भागता है। द डव द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। वो डव कहता हुआ एकदम से उसके पीछे भागता है और हाथ में उसने जो फूल इकट्ठे किए थे वो फूल उसके हाथ से नीचे छूट जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अलॉन्ग द banyan tree, and gathering him up they took the narrow and winding footpath
विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वो कहते हैं कि चलो चलो अब बच्चे, अब चलो आगे चलने का समय हो गया है। अब वो क्या करते हैं कि who had now gone running in wild capers around the banyan tree and gathering him up, they took the narrow and winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब एक उसी मस्टर्ड फील्ड से एक पतला सा रास्ता उस मेले में दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो वो पेरेंट्स और उनका बच्चा, तीन लोग उस रास्ते पर मस्टर्ड फील्ड से होते हुए उस दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि he could see many other footpaths full of throngs, तो वहाँ पर उसको और भी बहुत सारे रास्ते दिखाई पड़ते हैं, और उन रास्तों पर वो क्या देखता है, full of throngs and converging to the whirlpool of fair। वहाँ पर उस गांव में, जिस गांव में मेला लगा था, उस गांव आने के लिए और भी थोड़े दूसरे रास्ते थे, फुटपाथ थे, और वो देखता है कि उस मेले की तरफ हजारों सैकड़ों हजारों लोगों की एकदम से भीड़ चली आ रही है, और वो क्या कर रही है, वो भीड़ सारी उसी जगह पर इकट्ठी हो रही है। और ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल भीड़ जैसे वर्लपूल होता है, जैसे पानी जब कहीं इकट्ठा हो रहा था तो एक तरह से गोल चक्कर पानी का आपने देखा होगा, वर्लपूल इस तरह के पानी घूमता है, तो ऐसा लग रहा था कि एक वो नई दुनिया में एंटर कर रहा है, नई दुनिया में एंटर कर रहा है, जहाँ फिर सिर्फ कन्फ्यूज़न है और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। अब उस मेले में जहाँ पर फेयर लगा हुआ है, वहाँ पर वो क्या सीन देखता है, अ स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब एक स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई की दुकान वाला है, वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और वो चिल्ला कर ग्राहकों को आवाज़ लगाकर अपना सामान बेच रहा है। क्या बेच रहा है, गुलाब जामुन है, उसमें रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और वो दुकान उसकी कहाँ पर है, जहाँ से मेले में एंटर करते हैं, गाँव में एंटर करते हैं, उसके किनारे पर उसकी दुकान है। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज कॉर्नर इज हिज काउंटर, और वो देखता है कि उसके दुकान का जो काउंटर, उस पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। At the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold, और देखा है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की कलरफुल मिठाइयाँ हैं, और वो सारी की सारी डेकोरेटेड, उनकी सजावट से की गई है सिल्वर और गोल्ड की लीव्स, जिसको आप वर्क, चांदी का, सोने का वर्क कहते हैं, उससे उन मिठाइयों की सजावट की गई है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब उसके बच्चा देखता है, उसको मन में बड़ा खुशी होती है, और बर्फ़ी क्योंकि उसका सबसे फेवरेट मिठाई था, और उसने अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मन में सोचता है कि अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है मेरे पिताजी मुझे इस बार मना नहीं करेंगे और मुझे ये चीज़ दिला देंगे। तो वो बड़ा हिम्मत जुटा के बोलता है अपने पापा से, आई वॉन्ट दैट बर्फी। ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू दैट एज ही बेग्ड दैट हिज प्लेयर वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। अब उसके मन में तो ये है कि चलो मैं अपने पेरेंट्स से एक बार बोल के देखता हूँ, फिर भी वो धीरे से, बहुत स्लो आवाज़ में अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे वो जो बर्फ़ी है मुझे वो चाहिए। लेकिन जैसे उसको ऑलरेडी पता था कि जो मेरा रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट की तरफ मेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे। हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, और प्लिया का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो वो जानता था कि जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको तरफ उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, उसका कारण क्या है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे अरे ये बच्चा तुम बहुत लालची हो गए हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसको ऑलरेडी पता था कि मना कर दिया जाएगा, तो बिना किसी आंसर के, अपने वो आंसर का वेट भी नहीं करता है, और वो धीरे धीरे वहाँ से आगे चल देता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक दुकान पड़ती है, उस दुकान पर एक फ्लावर सेलर है, एक फूल बेचने वाले की दुकान है, और वो चिल्ला कर ग्राहकों को बोला रहा है, और वो क्या बेच रहा था, मालाएं बेच रहा था। किसकी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। अब ये चाइल्ड बच्चा सोचता है चलो कम से कम मेरे पापा मुझे ये तो दिला ही देंगे। वो इतना श्योर था कि मेरे पापा मुझे ये दिला देंगे, एक बार वो फिर मैं कोशिश करके देखता हूँ। द चाइल्ड सीम irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब वो, उसको पता था कि पेरेंट्स इस बार मना नहीं करेंगे, तो बड़ा हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स के पास, उस दुकान के पास जाता है, और वहाँ देखता है कि एक बास्केट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं। एंड ही हाफ मर्मर्ड, बहुत थोड़ा स्लो आवाज़ में
फिर से बोलता है एक बार कोशिश करके कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे कम से कम ये फूलों की माला तो दिला दो। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब वो ऑलरेडी बच्चा कहता है कि मैं, अब मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए भी मना कर देंगे, और इस बार उनका एक्सक्यूज़ क्या होगा, इस बार उनका बहाना क्या होगा कि अरे ये फ्लावर भी कोई लेने की चीज़ है, ये तो बहुत सस्ते और बेकार की चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इस बार भी वो आंसर का वेट नहीं करता है अपने पेरेंट्स का और वहाँ से आगे चल देता है। आगे क्या होता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक आदमी खड़ा है, वो बलून्स बेच रहा है। आपने देखा होगा जैसे मेले में अगर आपने कभी गए हैं या देखा होगा, खासकर गाँव और कस्बों में जो मेले लगते हैं, तो जो बैलून सेलर है वो क्या कर रहा है, उसके पास एक बड़ा सा डंडा है, पोल है, बांस है, और उसमें बहुत सारे उसने अलग अलग कलर के बैलून उसमें बांधे हुए हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब एकदम बच्चा उनकी तरफ से आकर्षित हो जाता है कि जिस तरह के वो कलरफुल बैलून बेच रहा था, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही रंग बिरंगा सतरंगी, जैसे एकदम से इंद्रधनुष उसके सामने आ गया हो। और ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके मन में ये बहुत ही तीव्र इच्छा हुई कि ये सारे के सारे बलून मैं अभी खरीद लूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर। अब उसको ये भी पता था कि अगर इस बार मैं कम से कम बैलून के लिए बोलूँगा तो मेरे पेरेंट्स फिर मना कर देंगे, और इस बार मना करने का एक्सक्यूज़ उनके पास क्या होगा कि वो मुझसे कहेंगे कि अरे तुम तो अब बड़े हो गए हो, अब तुमको इतने छोटे बच्चे तो रहने की तुम इस तरह के ये छोटे छोटे बैलून्स के संग खेलोगे, तुम अब बड़े हो गए हो। तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इस बार भी वो पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं करता और वहाँ से आगे चल देता है। अब आगे वो क्या देखता है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised with a graceful bend like a neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। अब थोड़ी दूर आगे जाकर देखते हैं, स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरा को, कि एक सपेरा है वहाँ बैठा हुआ अपने फ्लूट बांसुरी को बजा रहा है, इसको बीन बोलते हैं, और एक बास्केट उसके पास, उसके बास्केट में सांप को उसने रखा हुआ, और सांप वो क्वाइल करके बास्केट के अंदर बैठा हुआ है, और जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है और बांसुरी बजाना शुरू करता है, सांप एकदम से अपना हेड जो है उसको उठा लेता है। कैसे? वो इस तरह से उठाता है जैसे स्वान, जैसे हंस होता है, हंस की जैसे गर्दन होती है, बड़ा ग्रेसफुल तरीके से उसने अपने हेड को उठा रखा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, और हम जानते हैं कि सांपों के कान नहीं होते, सांप मुख्यतः सुन नहीं सकते, तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं किसी चीज़ पर, तो जो वाइब्रेशन होते हैं उन वाइब्रेशंस को वो अपनी स्किन से महसूस करते हैं, केवल सुन नहीं सकते सांप। ये एक नोन फैक्ट है कि सांप जो है सुन नहीं सकते। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther। अब वो बच्चा बड़ा फिर से आकर्षित हो जाता है इस सपेरे को देखकर। अब थोड़ा सा उसके पास जाता है, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पेरेंट्स ने एक बार मना किया था कि तुम इस तरीके का ये बेकार का म्यूज़िक मत सुना करो, ये बड़ा ही कानों को कष्ट देने वाला म्यूज़िक है, जैसा कि ये बीन पर म्यूज़िक बजाया जाता है। तो उसको जैसे ही मन में ये विचार आया, वो वहाँ से उस जगह को छोड़कर आगे चल देता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intently and then made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother। अब आगे चलता है कि इसको एक झूला दिखाई पड़ता है। राउंड अबाउट क्या होता है? झूला होता है। तो वहाँ पर उस झूले में देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, औरतें हैं और आदमी हैं, वो सब उस झूले में झूल रहे हैं। दे आर कैरीड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, जैसे एक वर्ल्ड विरलिंग कहते हैं, जैसे घुमावदार मोशन होता है सर्कल में, और वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं विद बिजी लाफ्टर, कुछ लोग हंस भी रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और बच्चा वहाँ पर कुछ देर खड़ा रहकर उनको देखता है, और उस बार उसके मन में विचार आता है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मुझे झूले पर तो झूलने दो। और जैसे ही वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो ऑन टू द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर, वो बच्चा फिर से बोलता है कि मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, इस बार आप प्लीज़ मुझे मना ना करना। और जब बच्चा ये बोलता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको महसूस होता है कि मुझे कोई आंसर नहीं मिला। He turned back at his parents, they were not there।
ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind and there was no sign of them. अब हुआ क्या, बेसिकली जैसे वो अपने पीछे मुड़कर बोलता है कि मम्मी और पापा मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ, उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। दोनों सड़क के जिस रोड पर वो खड़ा है उसके दोनों तरफ देखता है, वहाँ पर भी उसको पेरेंट्स नहीं दिखाई पड़ते। पीछे देखता है, चारों तरफ देखता है, वो उसको अपने पेरेंट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे उसको महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स से वो अलग हो चुका है, या उसके पेरेंट्स उसके या तो पीछे रह गए या फिर कहीं आगे हो गए। तो होता क्या है बेसिकली, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर मदर एंड फादर। जैसे ही उसको एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उससे बिछड़ गए हैं, वो एकदम से जोर जोर से रोने लगता है और एकदम से झटके से वहाँ से भागता है, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था वहाँ से भागता है। एंड क्राइंग इन रियल फियर, उसको वास्तव में अब डर लग रहा होता है। अपने माता पिता का चिल्लाता है कि मम्मी और पापा, ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ से वो एकदम से भागता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, ही फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चेहरा एकदम से उसका लाल हो जाता है। और ही फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स विथ फियर, अब उसका जो चेहरा होता है वो एकदम से डर की वजह से चेहरा एकदम ट्विस्ट होने लगता है। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू द वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल द डायरेक्शंस। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। अब पैनिक स्ट्रिकन का मतलब वो एकदम से भयभीत हो गया, वो डर गया है, वो वास्तव में डरा हुआ था और वो सारी दिशाओं में भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, आगे पीछे चारों दिशाओं में भागकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। पहले एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से फिर तीसरी साइड, फिर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। हाइदर एंड दाइदर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक। इन ऑल द डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो भागता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको कोई आइडिया नहीं था कि असल में मुझे जाना कहाँ चाहिए, अपने मम्मी और पापा को मैं अब कहाँ खोजूंगा। ही वेल्ड, वेल का मतलब होता है विलाप करना, रोना, शोक मनाना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, अब उसकी उसमें सर पे जो पीली पगड़ी बांध रखी थी वो खुल गई। भागते भागते इतना लगता था कि वो बच्चा बहुत ही नर्वस हो गया था, बहुत ही डरा हुआ था। और जो उसने कपड़े पहन रखे थे दे बिकेम मडी, वो कपड़े भी गंदे हो गए बिल्कुल। And having run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब वो इधर से उधर भागता है अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए और बाद में वो काफ़ी थक जाता है और उसको लगता है कि ये इधर उधर दौड़ भाग करना बिल्कुल बेकार है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स अब मुझे नहीं मिलेंगे। His cries suppressed into sobs. अब वो पहले जो जोर जोर से चिल्ला के रो रहा था, अब वो धीरे धीरे, जैसे बच्चे कहते हैं सुबह कर रोते हैं, ऐसे करके वो रोने लग गया। At little distance on a green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. अब थोड़ी दूर पर वो देखता है कि बहुत सारे आदमी और बच्चों की और औरतों की भीड़ है और उस भीड़ में वो अपने माता पिता को खोजने की कोशिश करता है, दूर से खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है कि शायद मेरे पेरेंट्स इस भीड़ में कहीं शामिल हों, लेकिन उसको अपने माँ या पिता में से दोनों में से कोई भी उस भीड़ में खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वहाँ पर जो लोग थे वो सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में उसको अपने पेरेंट्स कहीं पर भी नजर नहीं आते। He ran quickly and this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो वहाँ से फिर से भागता है और डरा हुआ होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। अब एक श्राइन, एक गुफा होती है, वो गुफा की तरफ भागता है। क्यों भागता है कि वो देखता है कि बहुत सारे लोग उस गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो उसने सोचता चलो मैं एक बार वहाँ भी कोशिश करके देखता हूँ। तो वो जब गुफा के पास पहुँचता है तो होता क्या है, एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। अब वो जब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ देखता है बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने लोग वहाँ पर हैं कि वहाँ पर एक इंच भी पैर कहीं पर भी खाली जगह उसको नज़र नहीं आती। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, और वो लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ इधर उधर भागता है। His little sob lingering mother and father near the entrance to a temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. अब वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक मंदिर का एंट्रेंस है, मंदिर का जाने का रास्ता है और उस रास्ते पर बहुत सारी भीड़ चलती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इतने वहाँ पर लोग हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पर कि मैन जॉस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, कि लोग एक दूसरे से धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर, हैवी मैन, बहुत ताकतवर लोग, बड़े बड़े लोग हैं। विद फ्लैशिंग एंड मर्डरस आईज, उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद किसी का मर्डर करने वाले हों।
एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके कंधे बड़े और लंबे और चौड़े हैं। तो ये लाइन का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे उस बच्चे के हिसाब से वहाँ जितने भी लोग थे वो सब काफ़ी लंबे और चौड़े और बहुत ही, उनकी आंखें बड़ी खतरनाक थीं और उनके कंधे बड़े चौड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust away between their feet but knocked to and fro by their brutal movements। अब बच्चा वो कोशिश करता है कि लोगों के बीच में से, पैरों में से निकलकर एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही होती है तो ऐसा लगता था कि वो जो लोग चल रहे हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि हर आदमी उस मंदिर में अंदर घुसना चाहता था। आपने देखा होगा, अगर आमतौर पर इस तरह की भीड़ आपको मेलों में या मंदिरों में कई बार आपको दिख जाएगी। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, mother and father। अब वो बच्चे को ऐसा लगा कि ये ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल जाना, अंडरफुट का मतलब है तो पैरों के नीचे। उस बच्चे को अब लगा कि ये भीड़ इतनी ज़्यादा है और जिस तरह से मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने लिए रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगा कि ये भीड़ जो है मुझे अभी पैरों से कुचल देगी। और ऐसा होने ही वाला था। वो एकदम से बहुत ज़ोर से पूरी ताकत लगाकर चीखता है, मदर एंड फादर, अपने माता पिता को वहाँ पुकारता है। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। तो एक वहाँ पर पता नहीं कहाँ से कोई एक आदमी आ जाता है जो उस बच्चे की आवाज़ सुन लेता है और वो आवाज़ सुनकर उस बच्चे को, जो शायद वो नीचे गिर गया था, उस वहाँ से नीचे से उसको बड़ा ही मुश्किल से ऊपर उठाता है और अपनी बाहों में ले लेता है। वो बच्चे से पूछता है, क्या हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? एंड हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। उस भीड़ से वो आदमी वहाँ से निकलता है और रास्ते में उससे बच्चे पूछता है कि अरे बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चा उस चीज़ का कोई जवाब तो देता नहीं है, बल्कि और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, कहता नहीं मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you take a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring। अब वो उसको बच्चे को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और वो झूले के पास उस बच्चे को लेके आता है, कह रहा है कि चलो क्या तुम्हें हॉर्स राइड करनी है? बड़ा धीरे से उस बच्चे को पूछता है। The child throat tore into 1,000 shrill sobbed and he only shouted, I want my mother and I want my father। अब बच्चा वो गला पूरा उसका भर आता है रोने से, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, नर्वस था और बहुत ज़ोर से वो रोने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे केवल अपने मम्मी और पापा ही चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on flute to the swaying cobra। Listen to that nice music child, he pleaded। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर वो स्नेक चार्मर बैठा हुआ था और वो अपनी बीन बजाकर उसकी बास्केट में जो सांप था, शायद कोबरा था, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अब आदमी उस बच्चे से कहता है, देखो कि कितना अच्छा म्यूजिक है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज आईज विद हिज फिंगर एंड शाउटेड इन डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चा वो क्या करता है कि अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेता है और दुगनी ताकत से चीख कर बोलता, नहीं नहीं, मुझे अपने केवल मम्मी और पापा ही चाहिए। द मैन टुक हिम near the balloons thinking that bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him। अब वो व्यक्ति उसको फिर उस खिलौने वाले के पास, उस बैलून वाले के पास लेकर जाता है। उसको लगता है कि ये शायद खिलौने के जो कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स इतने सुंदर लग रहे हैं, उनको देखकर चाइल्ड का जो अट्रैक्शन है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और हो सकता है थोड़ा सा बच्चा शांत हो जाए, रोना बंद कर दे। वो पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम ये जो रेनबो कलर्ड है, सतरंगी कलर जो होता है, उस तरह के तुम्हें बैलून चाहिए? ही परसुएबली आस्क्ड। उस बार बच्चे को बड़ा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे कोई जिद, किसी चीज़ की जिद करते हैं और वो रोने लगते हैं, और तो पेरेंट्स कई बार उनको मनाने के लिए, चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये नहीं खिलौना नहीं, तुम ये वाला खिलौना ले लो या इसकी जगह ये ले लो, इस तरह से बच्चों को जैसे मनाने की कोशिश की जाती है। तो उस तरह के मुझसे मनाने की वो बच्चे से कोशिश करता है, पूछता है कि चलो तुम्हें इनमें से कोई बलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। इस बार वो बच्चा क्या कहता है, अपनी जो है नज़र ही वहाँ से उन बैलून्स की तरफ से घुमा लेता है और सुबकते हुए बोलता है, नहीं, मुझे केवल अपने माता पिता ही चाहिए, मुझे केवल अपने पेरेंट्स से चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक the child happy bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers child, would you like a garland to put around your neck। अब वो बच्चे को, आदमी पूरी अपनी कोशिश करता है कि बच्चा किसी तरह से चुप हो जाए पहली बात, और बच्चा ये थोड़ा सा खुश हो जाए, रोना बंद कर दे। तो वो फिर जब वो
उस रास्ते से चल रहा होता है तो उसको फिर वही वो फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले की दुकान दिखाई पड़ती है। कह रहा है देखो इन फूलों की खुशबू देखो कितनी सुंदर है, क्या तुम्हें एक माला मैं दिलवा दूँ तुम उसको अपने में गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीआइटरेटेड हिज सॉब, आई वांट माई मदर एंड आई वांट माई फादर। इस बार बच्चा है कि अपने नाक को ही उंगलियों से बंद कर लेता है और द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वो बच्चा क्या अपना उस बास्केट की तरफ से मुंह ही घुमा लेता है और उस बात को रिआइटरेट करता है, मतलब दोबारा से फिर उसकी रोना शुरू हो जाता है और रोते रोते वो क्या बोलता है, मुझे केवल अपने मम्मी चाहिए, मुझे केवल अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. अब वो सोचता कि ये लड़का तो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, चलो एक बार मैं कोशिश करके और देखता हूँ। तो वो उसको मिठाई की दुकान पर लेके जाता है, वही पहले वाली मिठाई की दुकान। तो अब वो उससे पूछता है कि बेटा मुझे बताओ मैं कौन सी मिठाई खरीदना चाहते हो, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। इस बार बच्चा अपना जो है चेहरा उस स्वीट जो उसके सामने रखी हुई थी दुकान पर उससे चेहरा घुमा लेता है और सुबह तो बोलता है नहीं मुझे केवल अपने मम्मी और इस पापा चाहिए। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। अब ये देखिए जो कहानी है ये एब्रप्टली बीच में ही एंड हो जाती है। इस कहानी का एंड जो राइटर ने इस कहानी का हमें एंड नहीं बताया कि एंड में एक्चुअली हुआ क्या उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिले या उस आदमी का आगे चलकर क्या रोल रहा, उसने उस बच्चे की किस तरह से मदद की और किस तरह से उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिलाने में मदद की। ये हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि शायद उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स लास्ट पॉइंट पर तुम्हें कहाँ पर मिले थे और उनका डिस्क्रिप्शन कुछ बताओ, वो कैसे दिखते हैं, कैसे कलर के उन्होंने कपड़े पहने हो, और वो हो सकता है उसको ढूंढने में मदद किया हो उसने बाद में। आप जानते हैं कि पुराने समय में खासकर गांव देहात के कस्बों में उस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी कि जैसे कोई अगर किसी का बच्चा या कोई किसी से बिछड़ जाए तो वहाँ पर किसी तरीके का अनाउंसमेंट करवाकर उनको शायद मिलाने की कोशिश की जाती थी। आजकल इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत हो गई हैं और आज का टाइम तो इतना एडवांस हो गया है कि आजकल लगभग सभी के पास एक सेलफोन, मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर होता है। तो अगर ये कहानी चूँकि बहुत पुराने समय की लिखी हुई है और इसका जो कहानी का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड है, गाँव का परिवेश है पूरा उसमें, तो आज के ज़माने में शायद इस तरह की जो घटना है वो उतना कॉमन नहीं है क्योंकि आजकल लगभग सभी के पास मोबाइल होता है। और मेले में आप अगर किसी मेले में जाइए, आप किसी फेयर में जाइए तो आप देखेंगे बहुत सारे काउंटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स वहाँ पर होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी भी वहाँ पर होती है। तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर आजकल नहीं होती है। तो ये कहानी है मोमेंट्स की, चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इस पूरी कहानी का मैंने आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन दिया, ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट करके उनका वर्ड मीनिंग बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी ज़रूर राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। और साथ ही साथ आपका कोई अगर सुझाव है इसके बारे में कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है तो वो सुझाव भी आप मुझे ज़रूर भेजें, आपका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।